हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परदेवेश और। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल डाइकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Forest laws and their impact. The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So, changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. Some forests were classified as reserved forests for they produced timber which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely. Practice jhum cultivation, collect fruits or hunt animal. How were jhum cultivators to survive in such a situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work as livelihood. But once of the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap laborers. तो फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है कि जो लाइफ थी ट्राइबल ग्रुप्स की, एज यू हैव सीन, वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। यानी कि जो ट्राइबल्स ग्रुप की जो लाइफ थी वो डायरेक्टली किससे, फॉरेस्ट से कनेक्ट थी। सो चेंज इन द फॉरेस्ट लॉज एंड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। यानी कि जो लाइफ है वो तो फॉरेस्ट से कनेक्टेड है ट्राइबल्स लोगों की। तो यानी अगर कोई सा भी चेंज अगर फॉरेस्ट के लॉज में लाया जाएगा तो वो इनडायरेक्टली ट्राइबल्स की लाइफ में भी इफेक्ट करेगा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा कि जो फॉरेस्ट है उसको पूरा का पूरा अपने अंडर कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और ये डिक्लेयर करा कि जो फॉरेस्ट है ये स्टेट प्रॉपर्टी, यानी ये फॉरेस्ट किसी अलग नहीं है। ये जैसे कि एक स्टेट है हमारा यूपी, तो यूपी का जो फॉरेस्ट है, यूपी में जितने भी फॉरेस्ट है तो वो सारे फॉरेस्ट यूपी की प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, तो उनको क्या स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड। और उन्होंने कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाइड करा रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, जिसमें वो प्रोड्यूस करते थे टिम्बर्स जो कि ब्रिटिशर्स की वांट होती थी। इन दीज फॉरेस्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कलेक्टेड फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। और इन सारे फॉरेस्ट में जो लोग थे उनको फ्रीली मूव करना मना था, झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करना मना था, फ्रूट्स कलेक्ट करना मना था, एनिमल्स का शिकार करना मना था। हाउ वर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ कंडीशन situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work as and livelihood. तो अब ये सब होगा, ये झूम कल्टीवेशन बंद कर दी जाएगी। तो जो झूम कल्टीवेटर्स है अब उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होगा, अब उन्हें इस सिचुएशन में, अब वो इस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो लोग को क्या फोर्स करा गया कि तुम अलग अलग एरिया में जाओ और वहाँ जा करके काम ढूंढो। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को, ट्राइब्स को फॉरेस्ट में रहने से मना करा, तो उन्होंने क्या बहुत सारी क्या प्रॉब्लम को फेस करा। From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? तो क्या कहा
कि जैसे उन ट्राइबल्स लोगों को मना करा, तो उन्होंने क्या देखा कि अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब उनको लेबर कहाँ से मिलेंगे, तो जो जितने भी लेबर उनको मिलते थे वो सब ये झूम कल्टीवेटर्स या ट्राइब के लोग मिलते थे। लेकिन अब वो लोग तो वहां से चली गई, तो अब उनको लेबर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो ट्रीज नहीं कट कर पाते। और ट्रीज कट करने की वजह क्या थी कि वो रेलवे स्लीपर्स, यानी कि आप लोगों ने ट्रेन की पटरियां तो देखी होंगी, रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक के बीच में क्या एक वुडन प्लैंक लगता है, तो उसी को हम लोग क्या स्लीपर्स भी कहते हैं। तो वुडन प्लैंक कई कई जगह वो सीमेंट का भी लगता है और कई कई जगह वो लकड़ी का लगता है। तो जो लकड़ी का है वो उसे क्या स्लीपर्स कहते हैं। कहीं लकड़ी के स्लीपर्स लगते हैं तो कहीं सीमेंट के स्लीपर्स लगते हैं। तो लकड़ी के स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होगी, लकड़ी पेड़ से मिलती है, तो पेड़ काटने के लिए मिलता नहीं कोई लेबर, इसलिए ये भी दिक्कत है। और ट्रांसपोर्ट लॉग्स, तो ये कई सारे लॉग होते थे पेड़ के, उनको क्या ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या दिक्कत आती थी, क्योंकि लेबर नहीं मिल रहे थे, लेबर की शॉर्टेज हो गई, तो ये सारे काम नहीं हो पा रहे थे। Colonial officials come with a solution. They decide that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those lived villages would to provide labor forest department and look after the forest। तो क्या कहा कि जो colonial officials यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या एक सॉल्यूशन दिया, उनको एक आइडिया दे सॉल्यूशन दिया कि उन्होंने डिसाइड करा कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उनको छोटा सा लैंड दे देते हैं, छोटा सा पीस ऑफ लैंड, जिसमें वो लोग अपनी स्लैश एंड बर्न अपनी कल्टीवेशन करेंगे और जो फॉरेस्ट की कंडीशन उनका पालन करेंगे। बाकी जो लेबर का काम है वो सारा वो लोग वहीं पे फॉरेस्ट में रह करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए करेंगे। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको फॉरेस्ट विलेजेस के लिए एक रेगुलर सस्ते लेबर मिल गए थे। Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam, and the forest satyagraha ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने क्या रिएक्ट करा। अब देखो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पहले तो उनको जंगल से निकाल दिया, तो उनको काफ़ी बुरा लगा, इतना बड़ा जंगल था, वो पूरा घूमते थे फ्रीली, उनको क्या जंगल ही से निकाल दिया। फिर उसके बाद जब जंगल बुलाया तो कितना छोटा सा लैंड दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो खुश हो रहे थे कि हमने इनको चलो बुलाया, तो ये लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहले वो पूरे जंगल में घूमते थे, अब क्या उनको स्मॉल पैचेस दे दिया लैंड का, छोटा सा पीस दे दिया लैंड का, इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो वापस आए और आने के बाद उनको कई सारे लॉ बताए कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो इन्होंने क्या डिसऑबे करा उनके लॉ को, अब और उन लॉज को क्या इलीगल डिक्लेयर करवाया। ठीक, और ये सब अब वो तो नहीं कर सकते थे, ये तो सारा कंपनी का काम था क्या चीज़ें लीगल करानी क्या चीज़ नहीं करवानी है। तो उनकी वजह, तो इस सब की वजह से क्या एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ। कौन सा? सोनग्राम संगमा इन 1906। सोनग्राम संगमा 1906 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। और उसके बाद एक फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में एक सत्याग्रह का नाम का भी क्या एक आंदोलन हुआ था, कहाँ पे? सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, waiting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. Let us consider the case of the silk growers in the 18th century. Indian silk was in demand in Europe markets. The fine quality of Indian silk was highly valued, and export from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand.
Hazaribagh in present-day Jharkhand was an area where the Santals reared cocoons. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid ₹3 to ₹4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middlemen, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profits. The silk growers earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their मेन एनिमीज। तो क्या होता था कि 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे उन्होंने क्या जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को ऐसा पाया कि वो फॉरेस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं और कैश लोन देना चाह रहे हैं कि और बोलना चाह रहे हैं कि हमारे वेजेस के लिए काम भी करो। तो जो ट्राइबल्स ग्रुप्स है वो समझ पाते हैं इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज या इन सब चीज़ों के रिजल्ट। उससे पहले क्या हुआ कि हम लोगों एक केस लेते हैं, कौन सा, सिल्क ग्रोवर्स का। तो इनमें क्या होता है ना, 18th सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क थी उसकी क्या बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कहाँ पे, यूरोप मार्केट्स में। और जो फाइन क्वालिटी का जो इंडियन सिल्क था वो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू में था और इससे क्या, और ये इंक्रीज कर रहा था दर बदर बहुत तेज रैपिडली। और जो मार्केट थी वो एक्सपैंड हुई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने सिल्क प्रोडक्शन को इंकरेज करा कि इसकी डिमांड बढ़ा दी जाए। हजारीबाग यानी कि झारखंड में क्या एक एरिया कहाँ पे, संथाल, जहाँ पे जो ककून्स हैं उनकी रियरिंग होती है। तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सिल्क प्रोड्यूसर से डीलिंग करी, कहा कि उनका एक एजेंट होगा जो उनको लोन देगा ट्राइबल्स पीपल को और उसके बदले वो लोग क्या ककून्स को कलेक्ट करेंगे। और जो ग्रोवर्स थे वो हर 1,000 ककून के लिए 3 से 4 रुपए देते थे 1,000 ककून के लिए, और इनको बुर्दवान या गया से क्या एक्सपोर्ट करा देते थे। और जब एक्सपोर्ट होके जब ये बिकता था तो जो 3 या 4 रुपए हैं इनके 5 गुना बढ़ के क्या ये वहाँ पे बिकता था। और जो मिडल मैन थे उनको इससे ज़्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि वो डील्स को अरेंज कराते थे एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच में, और इसी वजह से ये लोग क्या बहुत ह्यूज प्रॉफिट बना पाते थे। लेकिन जो सिल्क ग्रोवर्स थे वो बहुत ही कम कमा पाते थे, बहुत ही कम उनको प्रॉफिट होता था, बहुत ही कम अर्न भी कर पाते थे। और साथ ही में जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उन्होंने मार्केट को देखा तो उन्होंने ट्रेडर्स को अपना मेन एनिमी मान लिया कि बहुत बड़ा हमारा एनिमी है, ये सही आदमी नहीं है। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सर्च फॉर वर्क। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, the plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large numbers to work at the tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. तो क्या कहा जा रहा है कि अब जब उन्होंने क्या, अब वो लोग जंगल से जब निकलेंगे तो जो वर्क है उसको सर्च करेंगे, काम सर्च करेंगे, तो उनको क्या एक माइनिंग का काम मिला। तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनको क्या बोला, वो अपने घर से बहुत दूर आते थे, बहुत दूर आ गए थे काम ढूंढने, ठीक है। तो उनको लेट 19th सेंचुरी में क्या टी प्लांटेशन और माइनिंग का काम क्या मिलने लगा। और जो टी प्लांटेशन और माइनिंग है ये लेट 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री भी बन गई थी। तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनको क्या एक लार्ज नंबर, मतलब कि जो ट्राइबल्स लोग थे उनमें बहुत सारे लोग टी प्लांटेशन, असम और कोल माइंस ऑफ झारखंड, यानी कि असम में टी प्लांटेशन में लग गए और झारखंड में कोल माइनिंग में जाकर के वो लग गए, और उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू उनको नौकरी मिलती थी और उन्हें रोका जाता था कि वो अपने घर वापस ना लौट पाए।
तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक। तो उससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।